नमस्कार जन उत्तराखंड में आपका स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। सेवा क्षेत्र नीति पर लग सकती है मुहर। ग्लोबल लेवल अवार्ड कार्यक्रम में उत्तराखंड को मिला प्रथम स्थान। लगातार चौथी बार प्रदेश ने लहराया परचम। कृषि मंत्री गणेश जोशी को सौंपा पुरस्कार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का देहरादून दौरा। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण। एनडीए आईएमए चयनित कैडेट्स को भी किया सम्मानित। सितारगंज में तमिलनाडु सीएम के पूर्व उदयनिधि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने पर भाजयुमो ने किया पुतला दहन, माफी मांगने की मांग। उत्तराखंड में डेंगू का बढ़ता प्रकोप प्रशासन के लिए बना चिंता का विषय। स्वास्थ्य विभाग निपटने को तैयार। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज सचिवालय में आयोजित की जाएगी। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति पर मुहर लग सकती है। देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ये नीति ला रही है। बैठक में वित्त विभाग भूमि की ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा से जुड़ा प्रस्ताव लाया जा सकता है। बता दें कि इस व्यवस्था के लागू होने से वीडियो कॉल के माध्यम से भी रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग स्कूलों में प्रधानाचार्य को खाली पदों पर नियमित शिक्षकों की तैनाती होने पर प्रति पीरियड के आधार पर शिक्षकों को रखने का मिल सकता है अधिकार। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही वन विभाग बैठक में टाइगर रिजर्व के लिए फंड का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसी के साथ आपको बता दें बैठक में राजस्व, वन, उद्योग, ऊर्जा विभाग और कुछ अन्य प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, क्या बताएंगे, मंत्रिमंडल की बैठक जो है आज आयोजित होने वाली है, क्या कुछ मुद्दों पर इस बैठक को लेकर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल गौरवी, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक तकरीबन 1 बजे मुकर्रर की गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 1.5 दर्जन से भी अधिक प्रस्ताव पारित कराने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो क्षेत्र नीति जो तैयार की जा रही है, प्रस्ताव उसका तैयार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आज उस पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। यानी इस नीति के तहत उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर समिट होनी है उसके मद्देनजर जो इन्वेस्टर हैं उनको कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आकर्षित करने के लिए, लाने के लिए राज्य सरकार प्लानिंग कर रही है और इसी के तहत उनकी मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग इकाइयां तक उत्तराखंड में डेवलप हो सके और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके, इसको लेकर के काम किया जाएगा। और वहीं बैठक में वित्त विभाग भूमि की ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा से भी जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है, यानी राजस्व से संबंधित भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके अलावा वीडियो कॉल के माध्यम से अब रजिस्ट्री कराई जा सकेगी अगर ये प्रस्ताव पारित होता है, यानी मुहर लगती है। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो स्कूल है, प्रधानाचार्यों को खाली पदों पर नियमित शिक्षकों की तैनाती के लिए प्रति के आधार पर शिक्षकों को रखने का अधिकार मिल सकता है अगर कैबिनेट आज पर उसकी मुहर लगाती है। के अगर आप देखेंगे 1.5 प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा जो उपनल के कर्मचारियों को लेकर के राज्य सरकार गाहे बगाहे अपनी नीति में आंशिक फेरबदल करती है, उसी के मद्देनजर आज आंशिक संशोधन के लिए कैबिनेट की बैठक में उपनल के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा जो टाइगर की व्यवस्था
निकालने का प्रस्ताव है उसको भी वन विभाग और वन विभाग की तरफ से रखा गया है। हालांकि अब उसकी बात होगी उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चलने वाली कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से बिंदुओं पर मुहर लगती है, लेकिन इतना तय है कि जो भी कैबिनेट के फैसले आज लिए जाएंगे उनकी छाप 2024 पर जरूर पड़ेगी। जी ऐसा तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय प्रधान धर्मेंद्र प्रधान आज देहरादून दौरे पर है। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पहुंचने पर धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे। आज शिक्षा के 4 बड़े कार्यक्रम लॉन्च किए गए, जिसमें 2 कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षा और 2 बड़े कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग के हैं। विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया गया। इसके बाद प्रदेश के 142 पीएम श्री स्कूल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास किया गया। साथ ही आपको बता दें, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का उन्होंने विधिवत शुभारंभ किया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में बीते गुरुवार को आयोजित जैविक कृषि के ग्लोबल लेवल 4th अवार्ड कार्यक्रम में हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य की कैटेगरी में उत्तराखंड प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कार्यक्रम में कृषक हर्ष सिंह डंगवाल, ग्राम सुनकिया, ब्लॉक धारी, नैनीताल को इसी कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बता दें कि राष्ट्रीय स्तरीय जैविक इंडिया अवार्ड में उत्तराखंड को लगातार 4थी बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जैविक उत्पाद के प्रबंध निदेशक विनय कुमार ने ग्रेटर नोएडा में ये पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में जैविक उत्पाद के प्रबंध निदेशक विनय कुमार ने प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी को ये पुरस्कार सौंपा, जिस पर कृषि मंत्री ने खुशी जाहिर की। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि किसानों की आय दुगुनी की जाए, उस दिशा में लगातार प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड को जैविक कृषि के क्षेत्र में लगातार 4थी बार प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। मैं अपने अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार 4थी बार ऑर्गेनिक में हमारे को हिमालयी राज्यों में पहला पुरस्कार हमको मिला है। ये इस बात का संकेत है कि ऑर्गेनिक के क्षेत्र में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वी आर ऑर्गेनिक, और आज हम 38% ऑर्गेनिक हैं। जब किसी उत्पाद के आगे ऑर्गेनिक जाता है तो उसके दाम दुगने तिगने हो जाते हैं। जो राजमा 100 रुपये किलो बिकती है, वही ऑर्गेनिक 300 रुपये किलो बिकती है। इसके लिए हमारा 22,03,000 हेक्टेयर का जो क्षेत्र को हमने चिन्हित किया है, और हमारा सरकार का संकल्प है कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, आज हम 38% ऑर्गेनिक है, 2025 में हम 50% से लेकर जाएंगे, और ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में बड़े पैमाने में कट रहे पेड़ों को रोकने को लेकर मसूरी डीएफओ वैभव कुमार के द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। मसूरी में खतरनाक पेड़, क्षतिग्रस्त पेड़ों को काटने के लिए अब से एसडीओ के द्वारा निरीक्षण करने के बाद ही वन विभाग के द्वारा अनुमति दी जाएगी। मसूरी माल रोड के तिलक रोड 4 लेन होटल के सामने चल रहे निर्माण और ठेकेदार के द्वारा काटे गए पेड़ का निरीक्षण डीएफओ ने किया। वन विभाग के अधिकारियों को पेड़ काटने की अनुमति दी जाने पर जमकर फटकार लगाई। देखिए, कल हमें थोड़ी सूचना मिली थी स्थानीय लोगों से। उनके द्वारा इस जो पेड़ है इसको खतरनाक वृक्ष के तौर पर अनुमति दी गई थी, जिस पे स्थानीय लोगों के द्वारा आपत्ति की गई।
आपत्ति के उपरांत तो ये निर्णय लिया गया कि आज मेरे द्वारा स्वयं इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया है और स्थलीय निरीक्षण के उपरांत ये हमारे द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो खतरनाक पेड़, देखिए बहुत ही एक सब्जेक्टिव एक टर्म है और जो हमारी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी प्राविधान ये है कि वैसे खतरनाक पेड़ के लिए अनुमति डिनाई नहीं की जाती, परंतु क्योंकि ग्रीन कवर को मेंटेन करना भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, इसलिए इस प्रक्रिया में हम अब सुधार करेंगे आगे से। और जो हमारे एसडीओ हैं, ACF रैंक के अधिकारी, मसूरी क्षेत्र में हर वृक्ष की पातन की स्वयं उनके द्वारा जो है स्थलीय जांच की जाएगी और उसके उपरांत ही जो है किसी भी प्रकार की अनुमति की संस्तुति की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग प्रभागीय वनाधिकारी जीवन मोहन दगाड़े चचरेत के कलेत और नगौर गांव में पहुंचे, जहां पर पिछले दिनों गुलदार ने एक बच्ची को निवाला बनाया था और नगौर गांव में महिला पर हमला किया था। DFO जीवन मोहन दगाड़े ने कलेत गांव बच्ची के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और वन विभाग के द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी DFO ने परिजनों और ग्रामीणों को दी। DFO ने बच्ची के परिजनों से मुआवजा के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते ही मुआवजे की धनराशि स्वीकृत करने की बात कही। इस मौके पर ग्रामीणों ने गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग उठाई। DFO ने पिंजरा और ट्रैप कैमरे की लोकेशन देखी। DFO ने गांव को जोड़ने वाले विभिन्न पैदल मार्गों में झाड़ी अधिक होने से गुलदार से खतरा होने की बात कही। कलित गांव और नगौर गांव में हम जाके आए तो कलित गांव में जब हमने देखा जहाँ पे एक बच्चे की डेथ हुई थी, बच्चे को उठा लिया था गुलदार ने, तो हमने उस जब जगह का देखा तो हमें समझ में आया कि वहाँ पे पगडंडियाँ 2-3 पगडंडियाँ हैं जो बहुत रिस्की है, जहाँ पे गुलदार के लिए हाइडिंग कवर मिल रहा है, जो छुप छुप के वहाँ पे जा रहा है। तो वहाँ पे हमने वो साफ़ सफाई करने के लिए कहा है स्टाफ को, साफ़ सफाई किया भी है स्टाफ ने। दूसरी चीज़ जो हमने उस गांव में भी एक पिंजरा लगाया है और दूसरा जो गांव था नगौर उसमें भी एक पिंजरा लगा दिया है। हमने दोनों जगह पे कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं और जहाँ पे भी हमें उसकी साइटिंग होगी उसके आधार पे हम अपना प्लान सेट कर देंगे। और हमने दोनों गांव के लोगों को सबको। और इसी के साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते 3-4 दिनों से बदले मौसम के साथ ही मरीजों की भीड़ देखने को मिली। बीते 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते अचानक मौसम में आई ठंडक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्दी, बुखार और वायरल फीवर के मरीजों की भीड़ सी उमड़ आई। चिकित्सक अभिलाषा पांडे ने बताया कि सितारगंज और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से मामूली सर्दी, खांसी और वायरल फीवर के मरीजों का लगातार आना हो रहा है, जिन्हें दवाई दी जा रही है। वहीं डॉक्टर अभिलाषा पांडे ने बताया कि अभी सितारगंज में डेंगू मलेरिया का एक भी केस नहीं मिला है और आई फ्लू भी लगभग कंट्रोल में है। दिन में कोई 1-2 ही आई फ्लू के मरीज देखने को मिलते हैं। हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डेंगू के प्रभावी रोकथाम, आपदा प्रबंधन, विधायक निधि के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने बैठक में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए पूछा कि जनपद में कुल कितने केस डेंगू के हैं, कितने मरीज जो है वर्तमान में भर्ती हैं, जनपद में कितने ब्लड बैंक है, प्लेटलेट्स की जनपद में क्या स्थिति है। तो अधिकारियों ने बताया कि कुछ इस समय में जनपद में 191 कुल डेंगू के पॉजिटिव केस है, 23 मरीज जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं। जनपद में कुल 13 ब्लड बैंक है और प्लेटलेट्स की कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि डेंगू के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम जनपद में विभिन्न माध्यमों से निरंतर चलाया जा रहा है और शिक्षा विभाग के द्वारा प्रार्थना के समय स्कूली बच्चों को डेंगू के संबंध में लगातार जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड के सितारगंज के मुख्य चौक पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया और दोबारा सनातन धर्म पर टिप्पणी करने पर तमिलनाडु में घुसकर जवाब देने की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूरी तरह से भड़क गया है, जिसके चलते सितारगंज के मुख्य चौक पर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा उदयनिधि स्टालिन का पुतला जो है दहन किया गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नवीन भट्ट के द्वारा उदयनिधि को चेतावनी दी गई कि धर्म पर की गई टिप्पणी नफरत फैलाने वाली है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और बेटे को सनातन की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। मुख्यमंत्री के कुपुत्र उदयनिधि ने जो सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी करी है, उसके खिलाफ आज भाजपा युवा मोर्चा सितारगंज के द्वारा उदयनिधि
का पुतला दहन किया गया। सर्वप्रथम हमने शव यात्रा निकाली उसकी, उसके बाद पुतला दहन किया गया है। बहुत जल्दी यदि सनातन से यह माफी नहीं मांगेगा, तमिलनाडु में घुसकर उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। सनातन पर जो इसने ये अभद्र टिप्पणी करी है, हम मांग करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में भाजपा जिला मंत्री वंदना आर्य ने बागेश्वर उपचुनाव में जीत पर सोमेश्वर के चुनौदा गांव में ग्रामीणों के साथ चर्चा की। कार्यकर्ताओं के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। भाजपा जिला मंत्री वंदना आर्य ने कहा कि जीत कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है। इस जीत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर जनता की मोहर लगी है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार फिर से बनेगी। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की जीत पे सोमेश्वर चनौदा गांव में आज ग्रामीणों के साथ मैंने चर्चा की। ग्रामीणों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बागेश्वर उपचुनाव की जीत कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम जीत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सर्व चंदन राम दास जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों पर बागेश्वर के देवतुल्य जनता ने उपचुनाव भाजपा पर मोहर लगाई। आने वाले लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। बरसात के बाद हल्द्वानी में जल जनित रोगों में एकाएक बढ़ोतरी हुई है। जहां डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं, तो वहीं अन्य संक्रामक बीमारियां भी तेजी से फैल रही है। हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल के ओपीडी में रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लोग बुखार से पीड़ित हैं और वर्तमान में बेस अस्पताल में डेंगू के 21 मरीज भर्ती हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। बेस अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि रोजाना 1000 से ज्यादा मरीजों को डॉक्टर देख रहे हैं और साथ ही मेडिसिन में भी काफी भीड़ है। इसके अलावा जल जनित रोगों से डेंगू में भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा डॉक्टरों को पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने के साथ ही मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रखने के निर्देश दिए गए हैं। ओपीडी में हमारे डेली 1000 से ऊपर पेशेंट आ रहे हैं और मंडे ट्यूसडे काफी रश रहता है। वीकेंड में थोड़ा कम हो जाता है और फीवर के पेशेंट काफी आ रहे हैं। मेडिसिन में सबसे ज्यादा भीड़ है। आज के दिन डेंगू में हमारे पास मॉर्निंग रेमेडियम में 21 पेशेंट है और दवाइयों की वैसे पूरी व्यवस्था है हमारी, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्लेटलेट्स बन रहे हैं। इस समय तो फीवर ज्यादा है क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और कुछ डायरिया के पेशेंट है। व्यवस्था है हमारे पास, मेन तो बेड्स की है। तो हम और इसी के साथ जन उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।